हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पंजसीर वैली को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर के, तो मेकेदातु प्रोजेक्ट को अगर हम मैप में व्यू करें, जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है वो एक बैलेंसिंग रिजर्वियर है और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ये मेकेदातु प्रोजेक्ट को बनाया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर? कावेरी रिवर और जो अर्कावती रिवर है उनके कन्फ्लुएंस वाले रीजन में। इसके बनाने का मेन पर्पज ये था कि बेंगलोर वाला रीजन और उसके आसपास वाले रीजन में जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। लेकिन इसको लेकर के जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी कि आपने हमसे विदाउट परमिशन इसका कंस्ट्रक्शन किया है। इसको लेकर के तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में इस मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर के केस भी फाइल किया था। अभी कुछ टाइम पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो सर्दर्न जोन है वहाँ उन्होंने एक जॉइंट कमेटी बनाई है। इस एरिया में जो भी कुछ एलिगेशन लगे हैं कि इलीगल तरीके से यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इसको लेकर के एक जॉइंट कमेटी बनाई है एनजीटी के सर्दर्न जोन ने, ताकि यहाँ पर सारी की सारी जो इंस्पेक्शन है उसको कंप्लीट किया जा सके। इसकी वजह से जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेडिशन चार्जेस की जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है कि 5th में या फिर जो 5th में है उसको हम सेडिशन को लेकर के जो भी हियरिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अब ये जो सेडिशन वर्ड है वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि कुछ टाइम पहले हमारे जो CGI हैं NV रमन्ना, उन्होंने भी ये बात रखी थी कि जो सेडिशन चार्जेज हैं जिसका यूज़ किया गया था महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, उसी लॉ को हम रेगुलर फॉलो करते जा रहे हैं। उस लॉ को अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चेंज किया जाना चाहिए। तो इसकी जो भी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल है इसको आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सेडिशन लॉ एंड फ्री स्पीच, हमारे CGI NV रमन्ना ने ये सारी बात बोली थी कि हमें कोशिश की जानी चाहिए। द यूज ऑफ सेडिशन इज लाइक गिविंग ए सो to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself। ओके, कि आपने एक काटने की मशीन दी है किसी कारपेंटर को, वो चाहे तो एक लकड़ी का टुकड़ा काटे और वो चाहे तो उससे पूरा का पूरा जंगल काट दे। इसी तरीके से सेडिशन जो चार्जेस हैं उनका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर NV रमन्ना के द्वारा। अगर हम बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से जा रहे थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जो सेडिशन जो वर्ड है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दूर रखा था। इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से डिसअपियर कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके कंप्लीट किया गया। और आर्टिकल 19 में सबको ये फ्रीडम दी गई थी कि आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। हालांकि उस टाइम भी जो इंडियन पीनल कोड है उसके सेक्शन 124A में ये जो सेडिशन लॉ है इसको रेगुलर रखा गया था, कंटिन्यू रखा गया था। ओके, ये जो सेडिशन लॉ है उसको 1870 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ड्रॉप कर दिया गया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर के आते हैं और आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको दी गई थी, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपके फ्रीडम से आप फ्री स्पीच है आपके पास में, उसकी वजह से अगर हमारी सोसाइटी कंट्री के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होती हैं तो आपके फ्री स्पीच के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 1962 में एक केस आता है केदारनाथ केस, और इस जजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सेडिशन लॉ की वैलिडिटी को अपहेल्ड करती है।
बेंच ने ये बात रखी कि सेक्शन 124A ओनली पेनलाइज्ड वर्ड्स दैट रिवील एन इंटेंट ऑन टेंडेंसी टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर और दैट सीम टू इंसाइट वायलेंस, कि अगर आपने कुछ बोला और उसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुआ तो उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो सिडिशन लॉ है सेक्शन 124A जो है आईपीसी का, वो ही आपको पावर देता है। इसलिए उन्होंने सिडिशन लॉ की वैलिडिटी को रेगुलर बनाए रखा। ओके, अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एनसीआरबी ने अपने कुछ डाटा रखे हैं कि सिडिशन लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सारे केसेस रजिस्टर होते हैं, लेकिन कन्विक्शन में जो केसेज हैं उनका अगर हम कन्वर्जन देखें तो 3% के लगभग ही है। मीन्स ये लगता है कि बहुत सारे केसेज जो हैं वो फेक तरीके से रजिस्टर होते हैं। ये सिडिशन लॉ बहुत सारी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। इसका मेजर रीज़न ये है कि इसके बेसिस पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसको रिपीट करने के लिए या फिर इसको चेंज करके रिप्लेस करके प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके लिए बार बार अपील की जाती रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1991 का जो एक्ट है दिल्ली का जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए। उसमें उन्होंने जो एलजी वहाँ का होता है उसको स्पेशल पावर देने की कोशिश की, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली के ऊपर जो नेशनल कैपिटल है उसके ऊपर अपनी पावर को इनडायरेक्टली अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है थ्रू एलजी पोस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो नेशन की जो कैपिटल है दिल्ली, उसमें जो भी मेट्रोपोलिस एरिया है वो सभी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो स्मॉलर रिसोर्सेज है, स्मॉल मर्सीज है, उसके बेसिस पर जो दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो इस तरीके से रेगुलेट और उसको इस तरीके से चलाया जा सके। उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोली कि यहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसके पास में कंप्लीट पावर नहीं है। आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो दिल्ली सरकार जो है उसके पास पावर नहीं है। वो पॉइंट्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किन किन पॉइंट के ऊपर, जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली पावर नहीं है दिल्ली सरकार के पास में। तो वो पॉइंट आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किन के ऊपर कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिनके ऊपर डायरेक्टली दिल्ली सरकार की अपने पास पावर नहीं है। अब यहाँ पर जो चेंज करने की कोशिश की गई उसमें मोर पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है एलजी पोस्ट को। तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने इस बात को इंटरवीन किया कि आप डायरेक्टली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों ने चुना हमें है, इलेक्ट हमें किया है, आप हमारी वॉइसेस के ऊपर आपने जिस पोस्ट को बनाया है, जिस पोस्ट को आपने अपॉइंट किया है, उसकी जो वॉइस है उसको मोर पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आप जो एक डेमोक्रेसी का जो एक रूल है, डेमोक्रेसी में जो वॉइसेस है पॉपुलेशन की, उसको वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी है कि जैसे लंदन जो है जिस तरीके से वो गवर्न किया जाता है उसी तरीके से जो दिल्ली है उसको भी गवर्न करने की ज़रूरत है। ये जो GNCTD जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसमें चेंज किया गया 2021 में। ये जो भी चेंजेस हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो ये जो बिल है उसमें जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें अगर गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट जो है वो एलजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी के ऊपर मतलब एक तरीके से इम्प्लाई होगा, मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है कि जब भी गवर्नमेंट की ये चीज़ें लाई जा रही है गवर्नमेंट इसमें काम करेगी। मतलब इनडायरेक्टली आपने एलजी को पावर दे दी है कि एलजी से आप एडवाइस करोगे, एलजी को आप एक तरीके से उनको डिस्कशन करोगे और फिर उस जा करके उस बिल को, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी बहुत सारे बिल जो हैं वो पास करवाने की कोशिश की जाती है, एलजी जो है उन बिल्स को रिजर्व कर सकता है। ओके,
उसमें अगर उनको अपनी एक्शन देनी है तो उससे पहले उनको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की पावर को अगर डिमिनिश किया जा रहा है। इसके अलावा प्रेसिडेंट में डायरेक्ट टू बी रिजर्व विच द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट टू बी रिजर्व कि प्रेसिडेंट के लिए आप इसको रिजर्व कर सकते हो। इसके अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेंबर ऑफ द असेंबली, मिनिस्टर्स, इन सब की सैलरी और अलाउंस को डील करने की बात की जा रही है। ऑफिशियल असेंबली की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड कोई बात करने की कोशिश की जा रही है। इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी बिल पास किया जाता है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उन सभी को एलजी के पास पावर है कि प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको रिजर्व रखा जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं कि असेंबली का डेली के बेसिस पर कि मतलब डेली कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, इन सभी की भी आपको परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डेली अगर परमिशन नहीं लेते रहेंगे तो काम किस तरीके से होगा। ओके, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी जो एलजी की पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के जो दिल्ली सरकार है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन किया, क्योंकि कोविड की जो केसेस हैं वो दोबारा से हाइक हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो फ्यूल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट्स है, वो स्टेट्स जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर वैट को रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन स्टेट की जो पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा वो स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है और उनके साथ में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो दोनों ही स्टेट्स को इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज की है जो स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कि प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्राइसिस है, उससे हमें निपटने के लिए सभी को एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंडर काम करना होगा। मीन्स सेंटर और स्टेट जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े और जो भी सॉल्यूशन है उसको एक साथ में इम्प्लाई करने की, उसको अप्लाई करने की, उसको डायरेक्शन देने की कोशिश करें। इस तरीके से ये जो भी प्रेजेंट टाइम में क्राइसिस है उससे हम सभी निपट सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एशियन गेम्स विलेज बनाए गए थे वहाँ पर 1987 में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिनकी अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो 20,000 से कम थी, उन सभी को यहाँ पर हाउसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। लेकिन 2014 के टाइम से भी इसको लेकर के इशू चल रहा था। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट हैं उनको ये घर जो है वो खाली करना होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है उनकी जो भी डेडलाइन थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जो एविक्शन है उसको कंप्लीट यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एविक्शन प्रोसीजर है उसको, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जिनको अकोमोडेशन दिया गया था, जो हमारे एमिनेंट आर्टिस्ट है, उनका एविक्शन का जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो 90 ईयर ओल्ड ओडिसी डांसर गुरु मायाधर राउत जो हैं उन्होंने यहाँ पर उनको शो कर रखा है उनकी इमेज के थ्रू कि उनको पद्मश्री दिया गया था और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उनके हाउस को यहाँ पर वैकेट करवाने की कोशिश की जा रही है। देखो, गवर्नमेंट को इस तरीके से ये जो भी प्रॉब्लम है इसका कोई ना कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट हमारी ट्रेडिशन है उन सभी को प्रिजर्व करने में ये जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उनका हमारी सोसाइटी में एक अहम रोल है, एक अहम उनकी, और उनके लिए जब उनका एक पोस्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नेंस लेवल पर गवर्नमेंट की कि उनको एक एमिनेंट जो रोल जो उनका रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, उन सभी को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और वो उन्हीं ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ताकि उनके पास में जॉब भी रहे और वो अपने आप को या इस एक तरीके से सोसाइटी के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में अपने आप को आगे भी बढ़ा पाए। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जा सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको लग रहा होगा और आप बार बार इस तरीके की न्यूज़ देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट में जो लाउड स्पीकर्स हैं उसको रिमूव किया जा रहा है, जो भी हमारे पिलग्रिमेज साइट हैं उन सभी से। तो यूपी में भी जो रिलीजियस साइट्स हैं वहाँ से लाउड स्पीकर्स को रिमूव किया गया है और अभी प्रेजेंट टाइम में जो नए रिलीजियस साइट जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं वहाँ पर इस तरीके से लाउड स्पीकर्स को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के बैन लगाया गया है। बहुत सारी रिलीजियस साइट्स से जो लाउड स्पीकर्स की जो वॉल्यूम है उसको कम करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आपकी बाउंड्री है उससे बाहर उसकी आवाज़ ना जा पाए, क्योंकि आप भी देखते हो कि आपके एरिया में कि मॉर्निंग में या इवनिंग में इस तरीके के लाउड स्पीकर्स जब बजाए जाते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होती है। स्पेसिफिक अगर आपके रीजनल एरिया में आपके बिल्कुल नज़दीक आपके बिल्कुल पास में इस तरीके की एक्टिविटी अगर रेगुलर बेसिस पर हो तो बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट होती है। ओके, देखो मेरा पर्सनल व्यू है कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिलीजन हैं और बहुत सारी, कुछ माइनॉरिटी में है कुछ मेजॉरिटी में है, सभी इक्वल हैं और सभी को इक्वल होना भी चाहिए। ओके, हम अगर मेजॉरिटी में एक बात करें, अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात करें, देखो ये सारी चीज़ें जब डेवलप तब हो पाती है जब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजन के साथ में जब आपको स्टडी करो तो हमें उसको जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्सिटी जो है वो ही हमारे इंडिया को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाती है। सभी को रहने का हक है, सभी को जीने का हक है, सभी को हर राइट यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भले ही हमारे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको एप्लीकेबल नहीं है, उनको हमारे फॉलो करना उनको पनिशेबल नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारी एक जिम्मेदारी है, एक सिटीजन होने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वजह से पर्सनली हमारी वजह से कोई दूसरा पर्सन जो है वो इफेक्ट ना हो, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हर्डल जो है वो क्रिएट ना हो। तो हर इंसान, हर ह्यूमन जो है अगर इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतरीन तरीके से निभाएगा तो ये इंडिया जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो एंड डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे जाएगा। तो सभी को कोशिश की जानी चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो सेकंड पर्सन है उसकी लाइफ कभी भी इफेक्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है जो कल हमने डिस्कस किया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको क्या करना है, जो धर्म संसद जो इस तरीके की गैदरिंग्स हो रही हैं उसको आपको रेगुलेट करना है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर कुछ धर्म संसद जो है ऑर्गेनाइज होने वाली थी जिसको रेगुलेट करने की, जिसको रोकने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो इस तरीके से जो भी इशू होते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी गैदरिंग्स हुई जिसमें कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट पास किए गए जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लैश क्रिएट हुई। ओके, तो ये जो हमारी जुडिशरी ने इम्पोर्टेंट बात रखी है और इस तरीके की जो एक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश जो की जाती है उसको पहले ही अगर हम प्रिवेंट करते तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में जो हार्मनी है वो रेगुलर बनी रहेगी, जो ट्रैंक्विलिटी है, जो पीस है, जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हमें रोकना होगा, दूसरा हमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि इस तरीके के जो हेट स्पीच अगर पास होते हैं तो उनको किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि कोविड की वजह से किस एरिया में क्या इफेक्ट देखने को मिला। तो कोविड पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो स्कूल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। लास्ट 100 ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो इस तरीके का जो इमर्ज देखने को मिला, जो बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन देखने को मिला एजुकेशन सेक्टर में, वो सबसे मतलब एक बड़ा इंसिडेंट ये रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो स्कूल क्लोजर है उसमें यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक की एक जॉइंट रिपोर्ट आई है, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस ए पाथ टू रिकवरी। अर्ली दिसंबर 2021 में इसको रिलीज़ किया गया और इसमें बताया गया है कि अगर हम एस्टिमेशन करें तो पेंडेमिक के टाइम में 21 मंथ तक जो स्कूल है वो बंद रही। ओके, कुछ कंट्रीज़ में तो इससे ज़्यादा भी बंद रही। ओके, एक एवरेज डे निकालने की कोशिश की गई है 224 दिन। इंडियन स्टेट्स में जो स्कूल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रही और यहाँ पर ये बताया गया है कि आने वाले टाइम में भी इसी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, जो भी लॉस हुआ है एजुकेशन में उसको हमें कंप्लीट
कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि हम किस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जैसे हम क्या कर सकते हैं कि देखो कोविड के जो केसेस हैं हम कब तक रेगुलर रहेंगे, कोविड कब तक रहेगा ये किसी को नहीं पता है। तो हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी से जल्दी जाकर के स्कूल बंद कर दो जैसे ही केसेस बढ़े। तो यहाँ पर ये है कि हम अल्टरनेट तरीके से जो स्कूल है उसको ओपन रख सकते हैं। अगर केसेस भी आ रहे हैं तो भी हम वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी रखें कि जो हम रेगुलर हैं वो स्कूल को ओपन रखा जा सके। तो ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमें किस तरीके से कोशिश करनी है। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्कूल ओपन है, उनमें नए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी के हर पार्ट है वहाँ से एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जो चिल्ड्रन है जो पहले थे उनकी रेगुलरिटी रहनी चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी है। दूसरी बात आती है लर्निंग लॉस की कि इन टाइम में जब स्कूल बंद रही तो क्या क्या हमने लॉस किया, उसको अगर हमें रिकवर किस तरीके से करना है उसके लिए ब्रिज कोर्स बनाएं। किस तरीके से गवर्नमेंट और जो गवर्नेंस है, स्कूल टीचर्स है, वो मिलकर के अपना एक कोर्स डेवलप करें ताकि जो भी लर्निंग लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। और प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना यहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करे। अब बात आती है मिड डे मील स्कीम की। कोविड की वजह से मिड डे मील स्कीम भी बंद रहा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन लेवल जो है वो कमी आई है चिल्ड्रन में, तो उसको हमें रेगुलर करना है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें सॉल्यूशन के बेसिस पर लेकर के जाना है। और जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक एजुकेशन, उसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो जो भी लर्निंग लॉस हुआ है, जो भी गैप देखने को मिला है, उन सभी को हम ईजिली फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर अभी हम बात करें तो हमारे इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 17 फरवरी 2022 को रिलीज़ की गई। इसमें हमारे इंडिया के बहुत सारे चैलेंजेज जैसे कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, बैंकिंग, टाइम बाउंड क्लियरेंस, ये सब कुछ है। इन सभी को चैलेंजेस को भी यहाँ पर फेस करने की और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन है अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से एनर्जी के ऊपर किस तरीके से हम डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, और हमें अपने आप को सेल्फ अगर रिलायंट करना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि उन सारे अल्टरनेट के ऊपर हम फोकस करें ताकि जो हमारा एमिशन है वो भी कम हो और हम अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो भी कम हो सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर बताया गया है कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। सबसे पहले तो बात यह है कि इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। ओके, और ये कंज्यूमर भी की तरीके से भी आप इसको मान सकते हो। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है कि पाम ऑयल का वो अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका कारण उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक शॉर्टेज हो गई है कुकिंग ऑयल की, और ये रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो हाइक हो रहे हैं, इसलिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। दूसरा कंट्री आता है मलेशिया, पाम ऑयल प्रोड्यूसर के रूप में। वहाँ पर भी कोविड के टाइम में जो लेबर शॉर्टेज रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये जो पाम ऑयल है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ इशू क्रिएट हुए हैं कि पाम ऑयल, देखो 2020 में जो क्रॉप ईयर जो रहा वहाँ पर अगर हम बात करें तो पाम ऑयल जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, कंपैरिजन अगर हम करें वेजिटेबल ऑयल से। ये बताया गया है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 73 मिलियन टन जो है उसका यूज़ किया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में 77 मिलियन टन जो है उसका यूज़ किया जाना है। और इन सभी को मेड फ्रॉम द अफ्रीकन ऑयल पाम, इट इज़ यूज्ड एज कुकिंग ऑयल एंड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्मेटिक्स टू प्रोसेस्ड फूड टू क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पाम ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा is preferred by many as it is inexpensive. Oil palms produce more oil per hectare. क्या होता है कि आपने एक खेत में, एक फार्म में अगर पाम ऑयल का प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो जो वेजिटेबल्स ऑयल प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा ऑयल का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी पाम ऑयल प्रोडक्शन है उसका 90% इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। इंडोनेशिया जो है वो 43 मिलियन टन जो है वो 2021 क्रॉप ईयर में उन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एडिबल ऑयल के रूप में हम पाम, सोयाबीन, रेपसीड एंड सनफ्लावर ऑयल को यूज़ करते हैं।
ओके, इंडोनेशिया पाम ऑयल में 60% जो है वो अपना पार्टिसिपेशन देता है, लेकिन जो अदर ऑयल है उनके प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। पाम ऑयल के प्राइजेस के बढ़ने के कारण तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कशन कर ही लिए। सोयाबीन ऑयल जो सेकंड प्रोड्यूस्ड ऑयल है उसमें भी कुछ इशू देखने को मिले, क्योंकि अर्जेंटीना इसका मेजर प्रोड्यूसर है, लेकिन वहाँ पर ड्यू टू पुअर एंड सोयाबीन सीजन में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है। कैनोला ऑयल जो कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर ड्रोट की वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ। और सनफ्लावर ऑयल जिसका यूज़ किया जाता है उस वहाँ भी इसका 80 to 90% प्रोडक्शन होता है रशिया यूक्रेन में, और वहाँ पर वॉर की वजह से ये सारी जो सिचुएशन है, इनके जो प्राइजेस हैं, इनका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो एडिबल ऑयल है उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी तो है कम, और उसका जो कंज्यूम है वो किया जा रहा है ज़्यादा। इन सभी की वजह से जो इशू है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इसीलिए इंडोनेशिया ने इसका जो एक्सपोर्ट है उसको बैन लगा दिया है। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप सभी को पता है इंडिया भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और पाम ऑयल का हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, वेजिटेबल ऑयल का जितना कंजप्शन किया जाता है 40% तक वेजिटेबल ऑयल का कंजप्शन किया जाता है। इंडिया जो है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का USDA के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना हो, हमें भी डिपेंडेंसी तो है इंडिया की। ओके, हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि हम जो पाम ऑयल है उसका प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अभी देखो उसके लिए उसको रेगुलेट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि बर्थ डेथ जो भी रिपोर्टिंग है उसको ऑटोमेटेड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो रियल डाटा है वो सभी के सामने आ सके। अभी भी हमारे कुछ स्टेट हैं वहाँ पर 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है बर्थ का और डेथ का, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी कम लेवल पर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाता है। इससे क्या होगा, हमारे क्लियरली जो डाटाज हैं वो हमें पता चलेंगे, हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। ये कम्प्लीटली जो सर्वे हैं वो हम कंडक्ट करवाते हैं टाइम टू टाइम, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक डाटा है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो पाएंगे। लेबर कोड्स जो बनाए गए थे 4 लेवल पर, पार्लियामेंट में 2019-2020 में जो 4 लेबर कोड्स पास किए गए थे, अब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये बोला कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हैं, और जो 4 लेबर कोड्स जो बनाए गए थे उन सभी को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 29 सेंट्रल एक्ट्स ऑन वेजेज, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सभी को 4 कोड्स में डिवाइड कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। एक सेकेंड, हाँ देखो, अभी रायसीना डायलॉग जो चल रही थी उसमें हमारे इंडिया के जो नेवी चीफ हैं उन्होंने एक बात रखी, और एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि यूक्रेन जो है वो टैक्टिकल लेवल पर काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है। जो भी इशू उस टाइम यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर रशिया ने 2 नाटो नेशंस को जो गैस सप्लाई है उसको लेकर के बंद कर दिया है। यहाँ पर रशिया ने जो पोलैंड और बुल्गारिया जो कंट्री है जो नाटो मेंबर्स हैं उनको नेचुरल गैस कट ऑफ कर दिया है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी सेम थ्रेटनिंग उन्होंने दी है कि अगर यहाँ पर जो वॉर चल रहा है इसमें अगर आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि जो भी हमारे आपके साथ में रिलेशंस हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके। यहाँ पर चाइना में H3N8 बर्ड फ्लू का फर्स्ट ह्यूमन केस देखने को मिला है। हालांकि जब इसको लेकर के डिस्कशन हुआ तो ये बताया गया कि ह्यूमन में जो इनका स्प्रेड है वो काफ़ी कम है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।